जो लोग तय करेंगे वो काम हम तो वहाँ अपनी प्रदेश करेंगे आप? ऐसी मंशा तो नहीं है कि जो ही है मैं बताया ना कि अभी कुछ हम ये तय नहीं किए। अभी तो हमारा जो अभियान चल, अभी चुनाव का अभियान नहीं है, अभी चुनाव की कोई तारीख की घोषणा नहीं है, अभी चुनाव नहीं आ गया। जब चुनाव आएगा तो उस दौरान फिर चुनाव की बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम जागरूकता अभियान चालू है। ऐसी मंशा तो आने वाले समय में नहीं, अलग दल बनाएंगे इसके लिए क्या? फिर आपको बता, जो जो जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से लड़ना पड़ेगा, तब बनाया जा युद्ध सकता में है। सब जायज है। और जब युद्ध है, समर है, जरूरत पड़ी तो तो बनाया जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ किया जाएगा। जो जो किया जा सकता है सब कुछ करेंगे। इसलिए कि अब अपनी राजनीति जो है, एक बात तय कर चुके हैं कि बिंद के पुनर्निर्माण के लिए ही करनी है। विधायक जी, अभी आप बीते दिनों इंदौर बैठे, इंदौर मालवा क्षेत्र का दौरे हुए, इधर बिंद से लेके मालवा में किस तरह से आप सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं? इंदौर में हमारे बिंद के बहुत लोग हैं, मऊ में बहुत लोग हैं इंदौर के, हमारे बिंद के। रायपुर गया तो नागपुर और बिलासपुर से 100 आदमी आए थे कि नागपुर आप आइए, नागपुर में हम लोग बहुत ज़्यादा रह गए हैं, बिलासपुर आप आइए, हम बिलासपुर में बहुत ज़्यादा बिंद के हैं। तो उनके पास इसलिए गया कि वहाँ डिमांड थी। और मैं तो एक एक आदमी को जोड़ने का काम कर रहा हूँ कि जो जहाँ भी है वहाँ जाएंगे, उनको जागृत करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी तकलीफ को जानेंगे। भोपाल में जब मैं बिंद का अभियान चालू किया था तो भोपाल के गली गली में हमको लोग बोलते थे कि भैया रिमहा कह के हमें पानी नहीं लेंगे। भोपाल की स्थिति थी कि कहते थे कि रिमहा कह के हमको पानी नहीं लेने देते, हैंडपंप बंद कर दिया गया है। और जब वहाँ हम जागृत किए और बिंद के लोग जब इकट्ठा हुए तो आज बिंद के लोगों का सम्मान बढ़ गया। वो लोग जानने लगे हैं कि हमें जो चुनाव जीतना है तो बिंद के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो अब उनका सम्मान बढ़ चुका है। तो इसलिए मैं इंदौर भी गया, मैं रायपुर गया, बिलासपुर और नागपुर भी जाऊंगा। लोगों में उत्साह है, लोगों में जुनून है, लोग चाहते हैं कि हमारा बिंद का पुनर्निर्माण हो। आपने रूपरेखा तैयार की होगी मध्य प्रदेश के लिए अलग से, इसमें कितने जिले को ऐसा शामिल करने का प्लान? मैं फिर आपको बता दूँ कि टेक्निकल मामला है, मैं किसी भी तरह इस विषय में बात नहीं करूँगा। हम तो बिंद के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, नई मांग नहीं कर रहे। ये जमाना बदल चुका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो एक लाइन खींची गई थी बैठे बैठे कि लाइन खींचो कहाँ से कहाँ, वो अलग कर दिया गया। अभी 21वीं सदी का दौर है। एक पंचायत का भी बंटवारा होता है तो बड़े तकनीकी ढंग से होता है। जब बिंद का पुनर्निर्माण होगा, 230 विधानसभा इस मध्य प्रदेश में, महाकौशल प्रांत, मालवा प्रांत, मध्य भारत प्रांत संघ के एजेंडे में है। संघ से संचालित बीजेपी पार्टी है, तो संघ का एजेंडा यदि चल नहीं पाया तो क्या नाम दे दिया जाए, क्या बन जाए, हम नहीं जानते। हम तो एक बात बोलते हैं, हमारा बिंद का पुनर्निर्माण कर। बड़े प्रांत हैं, बड़ा क्षेत्रफल है, कानूनी रूप में भी देखें तो आज सिंगरौली का आदमी यदि राजधानी जाता है तो 2 दिन लगते हैं पहुँचने। हमको डीजीपी से मिलना है तो मुलाकात नहीं हो पाती, मुख्यमंत्री से मिलना है तो मुलाकात नहीं हो पाती। ये तमाम परेशानियां हैं। तो अटल जी जिस बात को बोले थे कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत होगी, आवाजाही और मुलाकात आसान हो जाएगी। ये तो केंद्र सरकार का ही मुद्दा है, तो आप लोग दिल्ली में जाने का भी सब प्रयास कर रहे हैं? ये प्रयास इसी की शुरुआत है। पहले हम घर मजबूत कर लें, घर मजबूत करने के बाद चारों तरफ के बॉर्डर को हम मजबूत कर लें, जिसमें हम इंदौर, रायपुर जा चुके, बिलासपुर, नागपुर भी जाएंगे, वहाँ के लोगों को भी इकट्ठा करेंगे। भोपाल राजधानी के लोगों की जो कमेटियाँ हैं वो भी हम बना चुके हैं। ये सब जब मजबूत कर लेंगे, इसके बाद दिल्ली भी जाएंगे, दिल्ली में भी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बिंद इतना मतलब पिछड़ा क्यों है, विकास नहीं हो रहा आपका कहना है? आप सरकार भी आपकी भी तो क्यों बिछड़ गया? चलिए, मेरा कहना नहीं है, मैं कहता हूँ आप ही मुझे बता दीजिए कि विकास कितना हो गया है। आप लोग सब बुद्धिमान इसी बिंद के हैं, इसी धरती के हैं। बच्चों के पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है,
दवाई की व्यवस्था नहीं है। दवाई के लिए आज भी नागपुर जाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज रीवा है, डॉक्टर छोड़ के बिल्डिंग बहुत अच्छी है। कोरोना काल में जो गया होगा वो लौट के आया नहीं है। सतना के आदमी कोई विश्वास के साथ अपने घर परिवार को ले जाके रीवा में दवा करा ले। शहडोल में मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है, डॉक्टर की नियुक्तियां हैं, पर डॉक्टर छोड़ के बिल्डिंग बनाए। सतना का मेडिकल कॉलेज है, दतिया का मेडिकल कॉलेज, दोनों एक दिन घोषणा हुई, दतिया वाला बन गया, पर दतिया में भी डॉक्टर नहीं है। सतना भी बन जाएगा तो होगा क्या? तो विकास किसको कहते हैं? विकास है कहाँ? आप किसी गांव में अच्छे ढंग से पहुंच नहीं सकते हैं। आज तक राजधानी हमें जाना है, आज तक 4 लेन रोड इस मध्य प्रदेश में नहीं है। विकास किसको बोलते हैं? मैं तो मध्य प्रदेश के विकास की बात करता हूँ। महाकौशल, बुंदेलखंड, बिंद, तीनों की स्थितियां और ज़्यादा बदतर हैं। उसका जो कारण है, हमारे जो राजनेता हैं, या तो उनकी उदासीनता है या उनका कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। कोई बोल सकता नहीं, कोई कह सकता नहीं। बोलता है तो दल की चिंता है, बोलता है तो टिकट की चिंता है। ये एक बार नहीं कई बार बोल चुका। बिजली की प्रॉब्लम थी, मीडिया के लोगों ने हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी से बात की है, बोल दिया गया है कि आज 24 घंटा बिजली है, बिजली कोई कमी नहीं है। अब इसके बाद यदि हमसे कोई सवाल करेगा तो मैं आत्महत्या तो नहीं करूँगा, मुझे यहाँ रहना है, तो बिजली कमी है तो मुझे बोलना पड़ेगा। विधायक जी, अभी आप संगठन में ये मामला क्यों नहीं? आपने भी ये कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, डेवलपमेंट भी नहीं नजर आता है, तो आपका आदेश ये है कि हम सामना करते हैं, ये दावा करते हैं आपका जो बिंद होगा वो अव्यवस्था से मुक्त रहेगा, तो आज तक मशीनों का सामना आप लोग कर रहे हैं। इस विषय पर मोदी जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर हिंदुस्तान और आत्मनिर्भर हिंदुस्तान और समृद्ध हिंदुस्तान बनाएंगे। हम उनकी परिकल्पना पर बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं। मैं एक एक बताता जा रहा हूँ। पन्ना में डायमंड, छतरपुर में तमाम मिनरल भरे पड़े हैं। इसके बाद हम आ जाएं रीवा, सतना, सीमेंट के वो प्लांट है, पूरे हिंदुस्तान में सीमेंट जा रही है। इसके बाद शहडोल, उमरिया, नूरपुर, धारापड़ा खनिज संपदा, कोयला, ब्लैक गोल्ड, सिंगरौली, सोना आ गया, सिंगरौली, साथ बिजली के प्लांट है, जिसे पूरे पावर प्लांट है तो हिंदुस्तान में बिजली जाती है। रीवा में सौर ऊर्जा का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है। इसके बाद अब आ जाइए नदियों में। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, हमारे यहाँ सोन नदी है, हमारे यहाँ जंगल, पहाड़, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में शेर की चर्चा होती है। हमारे यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, हमारे यहाँ पन्ना रिजर्व टाइगर, हमारे यहाँ मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, सफ़ेद शेर यहाँ, हमारे यहाँ हरहुत है, पहली शताब्दी, जिसको दुनिया के लोग अध्ययन करना चाहते हैं, पर इसका म्यूजियम कलकत्ता में है, भारत में कुछ नहीं है। आप चले जाइए खजुराहो, पूरा वर्ल्ड देखना चाहता है, पर वहाँ जाइएगा तो वीरान दिखेगा। हमारे पास मैहर धार्मिक प्लेस भी आ जाएगी। मैहर धार्मिक नगरी माँ शारदा का धाम है, जो कलयुग में कोई देवी देवता का प्रमाण नहीं मिलता किसी को वरदान का, पर मैहर में माँ शारदा के वरदान से आला और आला की पत्नी के अमर होने के प्रमाण आज भी देवी मैहर शारदा में पहली पूजा के प्रमाण मिलते हैं, जो आपके मीडिया के लोग भी कई दिन कवर करने के बाद दिखा चुके। इसके बाद हमारे पास वो धार्मिक प्लेस है चित्रकूट, जहाँ श्री राम भगवान बन गए, जहाँ श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहला गए। अयोध्या में जन्म हुआ, ये कर्म प्रधान देश, कर्म प्रधान विश्व तरीका था। श्री राम जब चित्रकूट आए तब तमाम यज्ञ साधु संत इनकी सुरक्षा किए, इनकी स्थापना किए, धर्म की स्थापना की, राक्षसों का विनाश किए। वो चित्रकूट वीरान पड़ा है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक नगरी बनने जा रही है।
हम लोग भी कुछ न कुछ दिए हैं, हम लोग भी चाहते हैं और बेहतर बने। पर चित्रकूट सतना जिला हमारा विंध्य प्रदेश, उसका इतना ज़्यादा एक तरह से तिरस्कार, इतनी अनदेखी, ये कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है। हमारे लोगों ने नहीं बोला, हमारे नेताओं ने नहीं बोला, इन बातों को रखना चाहिए था, बताना पड़ेगा। ये धार्मिक जो चित्रकूट है, अयोध्या से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, उसका विकास हो, पर उससे बेहतर विकास चित्रकूट का भी होना चाहिए। तो ये इतने जो संसाधन है, और मैं एक बात और बोलूँगा, हम टूरिज्म के दम पर, टूरिज्म और टूरिस्ट के दम पर इस विंध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध विंध्य प्रदेश बना के मोदी जी को दे देंगे। 5 साल के लिए इनको दे देंगे। हमारे पास ये व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ इतना टैक्स आ रहा है, वो टैक्स भी हमको 50% मिल जाए, 1 रुपया भी पैसा हमको नहीं मिल पाता। खनिज संपदा, गौड़ खनिज का पैसा लेने के लिए हम लोग 2-4 साल से भटक रहे हैं। बेचारे विधायक ताके रह जाते कि एक मेरे कहीं के लिए थोड़ी पैसा मिल जाए, वो पैसा गायब हो जाता है। अब वो पैसा इंदौर जाता है, वो पैसा भोपाल जाता है, वो पैसा ग्वालियर जाता है, वो पैसा सागर जाता है, वो पैसा बनारस भी जाने लगा। एक और सवाल, इतना सब कुछ होने के बाद एक लास्ट सवाल आपके जो विंध्य होगा, जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं और ये विश्वास कर रहे हैं कि आपकी विरासत को जो है कामयाबी मिलेगी, सफल होगा, समस्याओं से मुक्त होगा, तो समृद्ध होगा, अपने सरकार के तो होते ही हैं समृद्ध। तो क्या पेट्रोल सस्ता होगा? जिस तरह से पेट्रोल के ऊपर तमाम तरह के टैक्स है, क्या वो इस तरह के टैक्स रहेंगे दिल्ली में, उससे कम रहेंगे? मैं मीडिया वालों से निवेदन करूंगा, कभी मीडिया वाले इन बातों में लिख पाते हैं, नहीं कर पाते हिम्मत। पेट्रोल का रेट कहाँ से कहाँ चला गया। 1 रुपया पहले कभी बढ़ता था तो हाहाकार मच जाता था देश, अब कहाँ से पहुँच के 100 रुपया पहुँच गया। कोई महंगाई की चर्चा नहीं करता, कोई बेरोजगारी की चर्चा नहीं करता, कोई भुखमरी की चर्चा नहीं करता। ये सब विषय से अलग हटके हो गए। मैं पेट्रोल का रेट, यदि पेट्रोलियम डिपो 17 से जो बचा था, जब विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में किया गया तो कई शर्तों के तहत किया गया था। रीवा को राजधानी का दर्जा देंगे, रीवा में जो प्रमुख इकाइयाँ हैं वो स्थापित की जाएंगी, चाहे PWD की हो, चाहे एजुकेशन की, चाहे सिंचाई की हो। यदि वो प्रमुख इकाइयाँ यहाँ स्थापित होती रीवा में, तो बाढ़ सागर का पानी ग्वालियर गुजरात जाने को तैयार है, पर सतना नहीं पहुँच पा रहा। कम से कम रीवा में स्थापित होती तो कुछ लोग जाके बैठ के बात तो करते कि भैया यहाँ पानी भेज दो। ये तमाम पेट्रोलियम डिपो जो अंतिम बचा था सतना, अंतिम सब तो चला गया। रेवन्यू कोर्ट में कोई हाई कोर्ट की कोई शाखा नहीं, तो जो एक विषय बचा था पेट्रोलियम डिपो, जिसके लिए हम लोग 19 साल इसी सप्ताह से लेके मैं दिल्ली गया था, 3 दिन रुके थे। लालता खरेदी के नेतृत्व में हम गए थे। पूरी व्यवस्था करने के बाद, मुलाकात करने के बाद वो पेट्रोलियम डिपो अंत में चला गया बिटौनी। तो वो पेट्रोलियम डिपो जाने से सतना से लेकर सिंगरौली तक के लोगों को एक डीजल और पेट्रोल 1 रुपये से 1.5 रुपये तक महंगा पड़ रहा। यदि वही होता तो 1-1.5 रुपया सस्ता मिलता होता, तो जो बचा था वो भी चला गया। और यदि उसमें भी बोले होंगे तो हम उस समय, मैं शायद समाजवादी पार्टी से मिले था, समाजवादी पार्टी से, यदि उसमें भी बोले थे तो हम ही बोले थे। यहाँ मीटिंग हुई थी बारूद होटल में, बड़ी मीटिंग हुई, और उसमें तय किया गया था कि हम दिल्ली लेके जाएंगे, दिल्ली में बात करेंगे। दिल्ली लेके गए और जो जितना बना वो लड़ाई भी लड़ने का काम किए थे। पेट्रोल डीजल क्या है? कोई अब कुछ नहीं कर सकता, GST कोई कुछ नहीं कर सकता। जो मर जाता है, एक सवाल मेरा ये वो है, दायरे में GST के दायरे में आ जाएगा तो और कुछ ना कुछ टैक्स लग जाएगा। जी, वैसे महंगाई और बेरोजगारी पे तो भाजपा भी नहीं बोल रही है। एक सवाल मेरा ये है कि पृथक बिंदु को लेकर के लंबे समय से संघर्ष चलता रहा है, आंदोलन भी होते रहे, लेकिन उन आंदोलनों ने बीच में दम तोड़ दिया। क्या कारण था कि आंदोलन दम तोड़ते गए, और ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये कितना विश्वास है आपको ये मुकाम तक पहुँचेगा? मैं ज्ञापन सौंपने के लिए इस अभियान को नहीं चालू कर रहा। यदि पहले तो मैं शुरुआत इस दौर से किया था, पहले 2005 में पहली बार मैं इस अभियान को शुरुआत किया राजधानी भोपाल में। 3 सेट में कार्यक्रम हुआ था, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, समाजवादी पार्टी से मिले था। कार्यक्रम करने के बाद मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बुलाए और बोले हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, हम महासंघ की बात करते हैं,
छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं हूँ। ये बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी में जब आ गया मैं तो 2009 से फिर चालू किया, क्रमशः चालू करते रह गया। बीजेपी में रहा तब भी चालू हर साल में करता था भोपाल राजधानी में। इसको माहौल बनाने की भी जरूरत थी, सिर्फ ज्ञापन सौंपने से ये नहीं बनना। इसको जना हमारे स्पीकर साहब वही तो बोल रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं कि इसको जन आंदोलन बनाओ। तो जब ये जन आंदोलन बन जाएगा, जब लोग समझदार हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, इसके बारे में जान जाएंगे, तब ये विंध्य प्रदेश तब बनने के दौर में हम शुरुआत किए थे। जब बीजेपी में आने के बाद तो लगा था ये तो बड़े आसानी से बन जाएगा। अटल जी बोले तो हर हाल में बनेंगे, मोदी जी क्यों नहीं बनाएंगे अटल जी की बात का पालन कैसे नहीं करेंगे। अटल जी और आडवाणी जी ही तो इस भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से मूर्धन्य पुरुष, उनकी रीतियों नीतियों पर ही तो ये दल चलता है। तो हमको भी लगा ये बड़ा आसान काम होगा, पर हम नहीं जानते क्यों ये ऐसा दौर आ गया। ये हम कहते पूरे देश में यदि स्टेट बनना है, यदि नहीं बनना तो चलो हम भी बात नहीं कर रहे, पर ये देश में अब कोई भी स्टेट बनता है तो विंध्य प्रदेश का हक पहला बनता है। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, और ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि स्टेट बनना है। उत्तर प्रदेश में बनेंगे, तमाम स्टेट में बनेंगे, तो यदि हम अपनी बातें नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा। इसलिए मैं अपनी बातें करना पड़ेगी, इसलिए हम बात की शुरुआत करें। और ये जो मामला जो आप बोले कि अब क्या, तो अब जो है सिर्फ जो राजनीति करना मुझे, अब विंध्य के पुनर्निर्माण की करना। मैं एक्स MLA नहीं हूँ, मैं वर्तमान MLA हूँ, भारतीय जनता पार्टी के MLA हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, मैं बगावत नहीं कर रहा। कोई आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित आदमी बगावत नहीं करना चाहता, और बगावत करने का कोई कारण भी नहीं। पर यदि इसको बागी और बगावत की संज्ञा दे दी जाए, बागी मान लो, बगावत मान लो, जो मानना हो वो मान लो। मैं कोई दल से पैदा नहीं हुआ, और कहीं कोई आवेदन और निवेदन करके कहीं नहीं गया। तो मैं जो करूँगा अब से विंध्य के पुनर्निर्माण की करूँगा, लोगों को जागृत करूँगा। ये नारायण त्रिपाठी का आंदोलन नहीं है, ना नारायण त्रिपाठी का ये मुद्दा है। ये आंदोलन, ये मुद्दा, ये जरूरत, ये विंध्य के एक एक लोगों की है। तो अब ये लोगों का आंदोलन बनेगा, लोग लड़ेंगे। विधायक जी, ये आप जो बोल रहे हैं ये संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो बीच में से भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए हैं, कार्यकर्ता प्रशिक्षण में विधानसभा उपाध्यक्ष भी अलग अलग राज्य से अभिनेता भी आए थे क्षेत्र के, और ऐसे कार्यक्रमों में आप क्यों नहीं शामिल हो पाते अपना मुद्दा रखने के लिए? ये उनमें जिसको बुलाया जाता है, चाहा जाता है, वही जा सकता है। ये अपेक्षित शब्द है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षित शब्द है, उसको समझिए। जो अपेक्षित होता है उसको बुलाया जाता है, और मुझे जहाँ बुलाया जाता है मैं वही जाता हूँ, जहाँ नहीं बुलाया जाता मैं वहाँ नहीं जाता। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने। क्या पार्टी डर रही है कि आपको बुलाने से नहीं, क्यों डरेगी? ऐसा कोई कारण नहीं है। कौन बताया ना, अपेक्षित शब्द है। कब किसकी कहाँ जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य आदमी को मंच में बैठा दिया जाता, निर्वाचित आदमी को सामने बैठा दिया जाता, अनुशासित पार्टी। ये पृथक विंध्य की मांग का जो आपका आंदोलन है, इसमें क्या कोई सदस्यता अभियान भी है आपके, जिसमें आप लोगों को सदस्य बना रहे हो, इसमें मूवमेंट से जोड़ रहे हो? विंध्य की यूथ सेना बनेगी, सब बनाएंगे, सदस्यता अभियान भी चालू होगा। लोगों को ये ना लगे कि ये चंदा के लिए काम हो रहा है, इसलिए थोड़ी बचता रहता हूँ। ये चंदा नहीं कहलाएगा, वो सदस्यता अभियान बड़ी छोटी होगी, सदस्यता शुल्क होगी, बड़ी छोटी होगी, और सदस्य बनाए जाएंगे। क्रमशः उस विषय में काम कर रहे हैं। विधायक जी, जैसे कि गिरीश गौतम जी की आप चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने एक बार ये भी बताया था कि एक ड्राफ्ट वहाँ पेंडिंग है हाउस में। तो क्या जब हाउस शुरू होगा, विधानसभा शुरू होगी, तो ये कितनी दमदारी के साथ ये मुद्दा उठेगा और कहाँ तक ये पहुँच पाएगा, क्या लगता है? क्योंकि वो सलाह भी दे रहे हैं। ड्राफ्ट तो उनको भेजना है। जब स्टेट बनाना होता है तो इसकी भी कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती। छत्तीसगढ़ में कोई आंदोलन नहीं हुआ कि कोई आंदोलन हुआ, जरूरत थी छत्तीसगढ़ बनाने की, इसलिए छत्तीसगढ़ बना दिया गया। मध्य प्रदेश में भी जरूरत है, क्षेत्रफल की दृष्टि में, सीट की दृष्टि में, यदि विकास करना है तो स्टेट बना देना चाहिए। तो जरूरत है, इसलिए बनाना चाहिए। जो ड्राफ्ट पड़ा है, हम स्पीकर साहब से आग्रह करेंगे कि उस ड्राफ्ट पे कार्रवाई कर दो, सब लोग चले जाएं,
बिंद के पूरे नेता तैयार होकर चले जाए, नारायण त्रिपाठी को छोड़े। नारायण त्रिपाठी क्या करता है? हम तो नारायण त्रिपाठी कई बार कुछ बातें आती रहती है, तो हम तो ये भी लिख के देने को तैयार है कि सब लोग मिलकर बिंद बना ले, हमसे राजनीति से संन्यास ले। कोई इस ईगो में ना रहे, मैं कोई इसका नेतृत्व करके कुछ स्वार्थ सिद्ध का मेरा प्लान नहीं है। मेरा सिर्फ प्लान ये है कि बिंद प्रदेश बने, हमसे जो जो बलि चाहते हों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में जो बातें चल रही, सबके लिए नारायण त्रिपाठी तैयार है, सब देने को तैयार है, सब करने को तैयार है। सब लोग चाह लें तो हमारे यहाँ के निर्वाचित लोग पहुँच जाएं दिल्ली, तो बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाएगा। हिम्मत तो करें, हिम्मत करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि चूंकि ये पूरा बिंद दुधारू गाय की तरह है, कि संपदा इतना राजस्व है, वो सोचते हैं अगर इसको पृथक कर देंगे तो वहाँ पर कंगाली आ जाएगी। जब छत्तीसगढ़ बना था तो लोग मजाक उड़ाते थे कि छत्तीसगढ़ का क्या होगा, है क्या उसके पास। और वो छत्तीसगढ़, भोपाल आप चले जाइए तो 8 प्लेन चलते हैं, रायपुर में 50 प्लेन चलते हैं। ये विकास का अपने आप समझ में आ जाता है कि विकास हुआ कहाँ है। 4 भाई हैं, 1 भाई कमाता है, 3 भाई दोपहर खा के सो जाते हैं। आज का दौर बदल गया है, 4 भाई हैं तो चारों भाई, पत्नी भी उसको लाना चाहते हैं कि मेरी पत्नी भी नौकरी करे और कमाने वाली हो। ये जमाना बदल गया है, तो अब कोई बंटवारा हो जाए तो उससे नुकसान नहीं होता। पुराना बिंदु उसी के तर्ज पे कर रहे हैं कि इसमें और भी कुछ शामिल किया? वही तो बोल रहा हूँ ना, हम तो पुनर्निर्माण की बात करें। अब पुनर्निर्माण में टेक्निकल मामला है, इसलिए मैं सच में कोई और बात बिल्कुल नहीं करूँगा। जो लोग बोलते हैं ना, वो बोलता है, अब वो बोलता है, हम नहीं जानते। हमारा बिंद था भाई, हमारा बिंद था। आप पुनर्निर्माण कई स्टेट बना रहे हो, तो जो हमारा था उसको दे दो। आप लोग भी यही समझें। जो मुझसे लोग सवाल करते हैं कि क्या वो पन्ना आना चाहता है, क्या वो दतिया आना चाहता है, जब परिसीमन होगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो देखा जाएगा बाद में। हम इस विषय में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे अपना पुराना बिंदु तो बहुत लंबा चौड़ा था, हम इस विषय में पढ़ना ही नहीं चाहते। हम पुनर्निर्माण, भाषा, संस्कृति, आचार व्यवहार, रीत रिवाज, रस्मों के आधार पर कई बार भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्टेट बनाई गई, इन्हीं को देख के ये सब किया जाता है। तो हमारा बुंदेलखंड, हमारा बिंद तमाम चीज़ों में एक जैसे है। अब कोई डिमांड यहाँ उठवा दे, डिमांड तमाम चीज़ें उठती हैं, चारों तरफ डिमांड उठेगी। डिमांड उठने भर से नहीं उठता, कुछ बेस होना चाहिए। ये बेस है बिंद का। बिंद बुंदेलखंड जब मिलेंगे तभी समृद्ध स्टेट का नाम कहलाएगा। कौन नाम बनता है वो एक अलग बात है। हम तो पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बात इसके पहले आपने गाँव का दौरा किया है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हमारे सामने बिंद की चुनौती है और मैं तो लगातार जा रहा हूँ। मैं तो रेगांव क्या, मैं चित्रकूट हुआ आया, मैं नागौर हुआ आया, रेगांव भी जाना, मुझे तो हर जगह जाना है। ये तो चुनौती तो है ना, हर हाल में चुनौती है और चुनौती स्वीकार भी करता हूँ। चुनौती लेने में मुझे अच्छा लगता है। विधायक जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आप रायगांव विधानसभा उपचुनाव में चुनाव से दूर रहकर ये अलग से काम कर रहे हैं कि चुनावों में भी सभाएं करेंगे या चुनावों में भी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे? अभी चुनाव आया नहीं है, जब चुनाव आएगा उस समय हम लोग तय करेंगे। हमारी पूरी टीम है, जो टीम का निर्देश होगा वो उस दौरान में करूँ। मैं तो अब इनके हवाले में, पूरी टीम के हवाले, तो जो जरूरत पड़ेगी वो हर हाल में करेंगे। हमें तो एक जगह जाना है, एक जगह को देखना, गड़बड़ी कहाँ है उसको देखना है, कमियाँ क्या है उसको देखना है। जहाँ जो गड़बड़ियाँ कमियाँ होगी वो देखें। उपचुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिंद प्रदेश के मुद्दे पर? चुनाव का प्रभाव बिंद के मुद्दे पर अभी सवाल नहीं सकता। मतलब बिंद का जो मुद्दा है वो निरंतर जारी है। उपचुनाव आ जाने से अगर आपको पार्टी बुलाती है तो फिर बिंद प्रदेश का भी प्रचार प्रसार है। मैं तो बिंद के पुनर्निर्माण में लगा हूँ, मुझको इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं।
मैं बिंद के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ रहा नहीं हूं। जी, मेरा एक अंतिम सवाल है कि जैसे विधानसभा अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया है कि जन आंदोलन बने लोग ज्ञापन सौंपे, तो जो और भी पार्टी के लोग हैं वो कितने सहमत होंगे, वो कितना आगे आएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, पार्टी कैसे के लोगों कैसे को- ये आंदोलन बन पाएगा कि और भी बड़े लोग इसमें शामिल हो जाएं, जो यहाँ के नेता हैं, पार्टी बिंद के के लोगों नेता को भी हैं? समझना चाहिए, जब हमारे स्पीकर साहब बोल रहे हैं कि ये जन आंदोलन बने, ये जनता का की मांग बने, तो पार्टी के लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि उनको भी लग जाना चाहिए। पार्टी को दूर होने नहीं चाहिए। पार्टी के सिद्धांत थोड़ी बदल गए। अटल जी ही तो बोले थे राज्य बनाने का, राज्य बनाए नहीं ना। तो पार्टी के लोगों को भी हिम्मत करना चाहिए। कौन रोक रहा है, कौन टोक रहा है, किसी से यदि व्यक्तिगत से बुराई बस रोका जा रहा हो, इतना काम है। पर ये तो पार्टी के सिद्धांत भी हैं, तो सब लोगों को लगना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो लोग हैं सामान्य आम आदमी जो है, जो नेता बनाता है, जो नेता पैदा करता है, वो आम आदमी अब ज्ञापन सौंपेगा, स्पीकर साहब के निर्देश का पालन करेगा। स्पीकर साहब को हम धन्यवाद देते हैं, इसी तरह वो सलाह देते रहें, हम उनके आदेश और निर्देश का हमेशा पालन करते रहेंगे। और अब जो लोग हैं, अब सिराज जी भी जहाँ आएंगे लोग ज्ञापन सौंपेंगे, ज्ञापन देंगे, हमारे स्पीकर साहब आएंगे ज्ञापन सौंपेंगे। पार्टी की कौन क्या है, एक पार्टी बाद में आए, पहले ये हमारी जो जन्मभूमि है, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण जन्मभूमि है, इसके बाद पार्टी।